नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत तिवारी और आज की चर्चा का विषय है कैलाश पर्वत। हम सभी जानते हैं कि कैलाश पर्वत कहाँ पे है और कैलाश पर्वत का महत्व क्या है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई प्रस्तावना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। तो कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और कई सारे ग्रंथों में इसका वर्णन है। मूलतः रामायण में इसका वर्णन ज़्यादा मिलता है कि लंकापति रावण कैलाश पर्वत जाता है और वहाँ पे शंकर भगवान की उपासना करता है। शंकर भगवान से उसे कई प्रकार के उपहार वरदान वगैरह मिलते हैं और कैलाश पर्वत को उठाने का वर्णन भी रामायण के उत्तरकांड में ये प्राप्त होता है। तो ये डिटेल्ड लोकेशन जो मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ, ये आज के कैलाश का नहीं है। मतलब जो चाइना में आज की डेट में चाइना में जो कैलाश पर्वत है, जिसके बारे में आपने वीडियोस देखे हैं, जिसको आप मैप में लोकेशन में आप जानते हैं, वो कैलाश असली कैलाश नहीं है। अगर हम रामायण की ओर से चलें तो रामायण के आधार पे क्या है बताया जा रहा है, वो उसका वर्णन मैं आपको कर रहा हूँ। किष्किंधा कांड का 43वां सर्ग, इसके आधार पे महाराज सुग्रीव सभी वानरों को ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है ये डिस्क्रिप्शन केवल वर्बल नहीं है, वो मैप में दिखा करके ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन बड़ा ब्रीफ है। ऐसा डिस्क्रिप्शन अगर वर्बल तरीके से दिया जाता तो पॉइंट टू पॉइंट बताया जाता कि इसके इतने किलोमीटर आगे, उस जगह के उतने किलोमीटर आगे या उतने कोस आगे, उतने योजन आगे। ऐसा नहीं है, वो मैप में दिखा दिखा कर वो बता रहे हैं कि कहाँ जाना है, इस जगह से आगे जाओगे तो क्या मिलेगा। इस प्रकार से वो पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। वैसे तो आगे के 2-3 सर्गों में भी यही है, लेकिन उत्तर दिशा में भेजे गए वानरों को जो सुग्रीव महाराज डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, 43वें सर्ग में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। इस सर्ग के 17 से 20 श्लोक, 17, 18, 19, 20, इन नंबरिंग के श्लोक को आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे वो बताते हैं कि हिमालय पर्वत क्रॉस करने पर, ठीक है, हालांकि वो हिमवान, हिमवेन, हिमवत इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, हिमालय शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जो समझ में आ रहा है वो यह है कि हिमालय क्रॉस करने पर कुछ काल पर्वत, हिमालय में एक काल पर्वत का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। काल पर्वत को क्रॉस करने पर 100 योजन चौड़ा और 120 योजन, ठीक है, सॉरी 80 योजन और 100 योजन चौड़ा लंबा एक बियाबान जगह मिलता है। मतलब एक दुर्दांत जगह मिलती है जहाँ पे कोई नहीं रहता, जहाँ यहाँ पर कोई पक्षी है, ना कोई किसी प्रकार की नदी है, कोई प्रकार के कोई रिहायशी इलाका नहीं है। ऐसा स्थान इसके उत्तर में जाओगे, मतलब हिमालय के पर्वत श्रृंखला को क्रॉस करने पर इस प्रकार का एक रेगिस्तान जैसा जगह मिलेगा। उसको जब जैसे ही तुम क्रॉस करोगे तब एक पर्वत मिलता है जो मेघों से ढका हुआ हो, जो बहुत श्वेत हो, और वही पर्वत कैलाश पर्वत है। उस पर्वत के उत्तर दिशा में कुबेर का साम्राज्य है, ठीक है। वहाँ मीठे पानी की झील भी है और वहाँ एक खारे पानी की झील भी है। इस प्रकार का वर्णन महाराज सुग्रीव करते हैं। अब इसके आधार पर, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर की ये रामायण मेरे पास है, लेकिन इस रामायण में बहुत सारे ट्रांसलेशन मिस्टेक्स हैं, इसीलिए हमने आईआईटी कानपुर की रामायण का भी रेफरेंस दिया है। लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप उस रामायण में जहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, हमने वहाँ से भी क्रॉस वेरीफाई किया है, क्योंकि यहाँ पे बोला कुछ गया है और ट्रांसलेशन में अपने हिसाब से ट्रांसलेशन किया गया है। जो शब्द कहे हैं उसका ट्रांसलेशन नहीं है, जो अनुवादक को समझ में आया वो उसने ट्रांसलेट कर दिया है। इसलिए मैं गीता प्रेस गोरखपुर के बेसिस पे नहीं बता रहा हूँ, मैं कई सारी रामायणों के बेसिस पे बता रहा हूँ, और जो कि आईआईटी कानपुर के बेसिस पे मैं जो बता रहा हूँ वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इस डिस्क्रिप्शन के आधार पे कैलाश पर्वत के दक्षिण में
एक रेगिस्तान जैसा क्षेत्र होना चाहिए जो कि 100 योजन चौड़ा और 80 योजन लंबा होना चाहिए। अब आप यहाँ मैप में देख सकते हो कि ये हिमालय के उत्तर में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन फुलफिल होता है। ये टकला मकान रेगिस्तान है जो चाइना के एक प्रोविंस में है, और इसके जस्ट नॉर्थ में तैन शान पर्वतमाला है। यहाँ आसपास कैलाश पर्वत हो सकता है, जहाँ तक कि रामायण का जहाँ तक कि हम रामायण को फॉलो करें तो ये डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये जो कैलाश हम बोल रहे हैं, जिसका वीडियोस प्रचलित हैं कि इसके ऊपर कोई चढ़ नहीं पाया, इसके ऊपर एरोप्लेन फ्लाई नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारे मिस्ट्रीज़ हैं, ये इस पर्वत का कहीं ना कहीं ऐतिहासिक धार्मिक महत्व होगा, लेकिन ये कैलाश पर्वत नहीं है। अब रामायण में ही उत्तरकांड में दूसरा डिस्क्रिप्शन मैं बताता हूँ कि रावण जो है कुबेर के राज्य को हथियाने के बाद, कुबेर को उसके राज्य से बेदखल करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करता है। ठीक है, मतलब कुबेर के राज्य साम्राज्य को हराने के बाद जब रावण दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता है तो उसका पुष्पक विमान जो उसने कुबेर से हथियाया था वो रुक जाता है। ठीक है, वो रुक जाता है, वहाँ से आगे उसकी गति नहीं हो पाती है, और जब वो नीचे उतर के देखता है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है तो वहाँ उसे नंदी महाराज मिलते हैं जो हमारे शंकर भगवान के गण हैं और उनके वाहन भी हैं। तो उनसे उनकी मुलाकात होती है, संवाद होता है, वाद विवाद होता है, वो उन्हें श्राप भी देते हैं। ये एक अलग स्टोरी है, हम इस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बाद बताया जाता है कि ये क्षेत्र कैलाश है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रेगिस्तान जो कि बहुत बड़ा है उसके उत्तर में और कुबेर की नगरी के दक्षिण में कैलाश है। मतलब उस रेगिस्तान और कुबेर की नगरी, कुबेर के साम्राज्य के बीच में मध्य में कहीं कैलाश आता है। और कुबेर का साम्राज्य कैसा है? हरा भरा है, झील हैं, हंस हैं, अप्सराएं हैं, गंधर्व हैं, बहुत प्रकार के नगर हैं, इस प्रकार का वो क्षेत्र है। तो आज के कैलाश को अगर हम देखते हैं तो कैलाश के उत्तर में बहुत बड़ी ज़मीन है, लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार की कोई वेजिटेशन, इस प्रकार की चीज़ें नहीं मिलती है, और दक्षिण में किसी प्रकार का रेगिस्तान नहीं मिलता है। अगर इतने हजार सालों, करोड़ों या लाखों सालों पहले, जितने भी वर्षों या युगों पहले, हालांकि ये तो त्रेता युग की कहानी है, लेकिन ये मत है हमारे धार्मिक महापुरुषों का कि जरूरी नहीं है कि पिछले त्रेता युग में ही राम भगवान का जन्म हुआ होगा, ये कई युगों पहले भी हो सकता है, मतलब हर कई चतुर्युगी पहले भी हो सकता है। तो इसमें मतभेद हैं, लेकिन अगर हम मान भी लेते हैं कि जस्ट इसी त्रेता युग का है और जितने भगवताचार्य हैं उनके अनुसार अगर हम माने तो एक युग मतलब हमारा कलयुग, ठीक है, 4,32,000 वर्ष का है। इसका 2 गुना द्वापर है, इसीलिए उसे द्वापर कहते हैं, और उसका 3 गुना त्रेता है, इसीलिए उसे त्रेता कहते हैं। तो ये इतने लाख साल भी अगर पहले हुआ तब भी लोग, अगर ये मत है कि इतने लाख साल पहले हुआ है इसीलिए वेजिटेशन सब चली गई, सब नगर के सबूत मिट गए, बहुत सारी चीज़ हो गई, लेकिन फिर भी कैलाश के दक्षिण में रेगिस्तान होना चाहिए जो कि इतना लंबा चौड़ा है जो सुग्रीव ने वर्णन दिया है। और ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे पहाड़ हो जाए, मतलब वहाँ हिमालय आ जाए। ठीक है, हालांकि हिमालय का डिस्क्रिप्शन तो वो दे रहे हैं कि काल पर्वत है, बहुत सारे अन्य अन्य पर्वत हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन मिलता है सुग्रीव के द्वारा, ये हमारे आज के कैलाश से मेल नहीं खाता है, ये तो सिद्ध है। ठीक है, अब ऐसा कौन सा लोकेशन है पृथ्वी पे, आज की पृथ्वी पे, जो इस डिस्क्रिप्शन से मैच खाता है? तो वो तैनशान पर्वतमाला है। तैनशान पर्वतमाला ही कैलाश पर्वत है। अब यहाँ पे पर्वत का मतलब एक पहाड़, कोनिकल एक पहाड़ नहीं हो सकता, कोनिकल एक पहाड़ नहीं हो सकता, ये एक श्रृंखला हो सकती है। ठीक है, कैलाश पर्वत माला हो सकती है। अगर मैं कहूँ कि विंध्याचल में विंध्य पर्वत पे माता विंध्यवासिनी का स्थान है,
तो वो मिर्ज़ापुर में ही हो है। वैसे तो आज मिर्ज़ापुर में है, इसका मतलब क्या है कि मिर्ज़ापुर ही विंध्याचल है, पूरी पृथ्वी में और कहीं विंध्याचल नहीं है? ऐसा नहीं है। विंध्याचल एक पर्वत श्रृंखला है जिसके अंचल में, जिसके एक अंश में, जिसके एक कोने में माता का स्थान है। इसी प्रकार कैलाश पर्वत एक श्रृंखला हो सकती है जहाँ पे भगवान शिव का निवास है। ठीक है, पर्वत के टेबल टॉप पे जाके नहीं बैठे हुए हैं वो। ठीक है, ये समझने की का विषय है। हालांकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा या बहुत ज़्यादा विश्लेषण इस लोगों ने नहीं किया है, लेकिन अगर आप बहुत संभ्रांत बुद्धिजीवियों से अगर आप बात करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हमने ये देखा कि कैलाश पर्वत आज का जो कैलाश है ये नहीं हो सकता एज पर 43वां सर्ग ऑफ वाल्मीकि रामायण डिस्क्राइब्ड बाय सुग्रीव जी। और आगे इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मुझे एनकरेज कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।